नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आज उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको केबीसी नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का 17 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं और आपको और भी प्रैक्टिस सेट हम बिहार दरोगा मेंस का कराए हुए हैं, आप उसे भी जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कर आए कि डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफाइडा। क्लोरोफाइडा के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं और हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन का गलत आंसर होता है दोस्तों बुक में ही दिया होता है, हम कोशिश करेंगे कि बुक में जो गलत आंसर दिया है उसको हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि CaSO4 2H2O क्या है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जिप्सम है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वह फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप है और यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, इसी कारण फास्फोरस प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता और इसका संकेत जो है वह पी होता है और इसका परमाणु संख्या 15 और परमाणु भार जो है वह आपको 31 होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीटर से। शंट युक्त धारामापी को अमीटर कहते हैं और इसमें एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग कठोर जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। और जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी एवं अस्थायी। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि प्रकाश जो है वह रासायनिक प्रतिक्रिया 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के द्वारा प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कांच है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह अतिशीतित द्रव है। कांच जो है अतिशीतित द्रव है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है और कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि शीशे का उपयोग किया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संचरण हेतु। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
10 में कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है और यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि विश्व की सबसे महंगी धातु है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंड्रोहेड्रल फ्लोरीन। दिसंबर 2015 में आपको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कार्बन परमाणुओं की मदद से एक नए पदार्थ एंड्रोहेड्रल फ्लोरीन का निर्माण किया, जिसे विश्व में सबसे महंगा पदार्थ माना जा रहा है। परंतु फ्लोरीन जो है धातु नहीं है, यह एक कार्बन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कैसीन के कारण है। दूध का धवल रंग कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, जबकि दूध में पीला रंग जो है वह आपको कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जस्ते की परत होती है। स्टील या लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और यह लोहे पर लगने वाला जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। कहा कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला आपको चमकता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही आपको अधिक होती है और अपवर्तनांक जितना अधिक होती है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। और यही कारण है कि वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तथा सघन माध्यम में यह सबसे कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको कहता है कि पानी में वायु का बुलबुला किस कारण व्यवहार करता है, तो उसमें आपको अपवर्तन हो जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि किस कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की 6 इकाइयों में से 2 नांगल में स्थापित है, जो कि आपका शेष इकाई है भटिंडा पानीपत और विजयपुर में है विस्तार इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सूची 1 और सूची 2 का चयन करना है, जो कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं और उनके राज्य है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनंजय जो थे वह आपको कुस्तलपुर उनके राज्य थे। उसके बाद नीलराज जो थे वह अवमुक्त, उग्रसेन जो थे वह आपको पालक्का और विष्णुगोपा जो थे वह कांची, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्रकला को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे और एओ हिम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला सम्मेलन जो है वह मुंबई में 1885 में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहा कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 वर्षों में। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई यानी कि 1591 से 98 और यह पुस्तक 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है और आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बटी है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कागज प्राचीन काल की लेखन सामग्रियों में से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कागज की उपलब्धि ने ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया और यह अधिनियम पंजाब प्रांत में भूमि हस्तांतरण को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत एक कृषि जनजाति वर्ग बनाया गया तथा भूमि खरीदने और बेचने के लिए इस वर्ग की सदस्यता अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहा कि 1919 में जब मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था और 1921 ईस्वी में इसे क्रियान्वित किया गया जो मॉन्टेगू उस समय भारत के सचिव और जेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल बंदरगाह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि इतिमुदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नूरजहां ने। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इतिम उदौला का मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर के बने इस चतुर्भुजाकार मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और नूरजहां के पिता का नाम इतामदुदौला था यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और
32 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनपुरी और रामानंद आदि ने की थी और इसके औपचारिक गठन की घोषणा 1934 में की गई और इसके अध्यक्ष जो थे वह आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। करा कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। करा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। सन 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इस संगठन के पहले अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय और महामंत्री चमन लाल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिट्टन जो दिल्ली दरबार दे रहा है यह आपका सही नहीं है। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के अवसर पर किया गया। और इरविन जो है गांधी समझौता सही है। लिलिथगो शिमला वार्ता और कर्जन यंग हस्बैंड मिशन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, जो कि 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो वन है वह आपको साइलेंट वैली हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन जो है वह आपको हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति यानी कि सुंदरबन और पतझर वन जो है वह आपको राजस्थान हो जाएगा, यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटना जो है वह आपको इटली में है, यानी कि एटना इटली में है। और आपको विसुवियस जो है वह आपको माफ़ कीजिएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एटना जो आपका हो जाएगा वह आपको सिसिली में है। उसके बाद सुबियस जो है वह आपको इटली में हो जाएगा। उसके बाद यूरिबस जो है वह आपको रॉस द्वीप में हो जाएगा। और कोटोपेसी जो है वह इक्सपेडर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पूर्वी डेक्कन में सर्वाधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र है। और उत्तरी मैदान क्षेत्रफल में 10,747 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम तट 8307 वर्ग किलोमीटर तथा पूर्वी तट में 8307 वर्ग किलोमीटर है। और संपूर्ण भारतवर्ष में वृक्षाच्छादित क्षेत्रफल जो है वह 91.663 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश के भूभाग का 2.79% है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी डेक्कन में। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है।
40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश में। कपास एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है जिसका उपयोग कपड़ों और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है और दुनिया के सभी कपास उत्पादन क्षेत्रों में भारत दूसरे स्थान पर है तथा चीन जो है पहले स्थान पर है। और कपास का उत्पादन भारत में 12 से अधिक जिलों में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा तमिलनाडु है। लेकिन गुजरात आपको विकल्प नहीं है, इसलिए आपका उत्तर इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कड़ा कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदियाँ। महासागरों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण उसके जल में घुल जाते हैं और स्थलीय भूभाग से होकर सागरों में गिरने वाली नदियाँ तथा सागरीय लहरों से तटीय भागों में किए जाने वाले अपरदन के परिणाम स्वरूप लवणों की कुछ न कुछ मात्रा निरंतर महासागरों में मिलती ही रहती है। इसके कारण उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वन के प्रकार है और प्रदेश आपको दिया हुआ है यानी कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वो आपको शिलोंग पठार सह्याद्री हो जाएगा। उसके बाद मानसून जो है वो आपको छोटा नागपुर पठार शिवालिक हो जाएगा। शीतोष्ण जो है वह आपको पूर्वी और पश्चिमी हिमालय यानी कि नीलगिरी और कच्छ यानी कि मैंग्रोव जो है आपको पश्चिम बंगाल यानी कि तराई हो जाएगा। यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपको कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको सह्याद्री कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चावल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। 47 में कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। 48। 48 में कह रहा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निक्षेपणीय स्रोत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा कि नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सिंधु नदी पर स्थित है। नींबू बांधगो पावर प्रोजेक्ट जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लेह से 75 किलोमीटर अलची गांव में स्थित सिंधु नदी पर एक रन द नदी पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि PN भगवती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में सूची दिया हुआ है, उसका आपको मिलान करना है कि इसमें से कौन सा कुट सही है। सूची 1 और सूची 2 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है वह आपको 38वां संशोधन हो जाएगा यानी कि 1 का 3। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना
44वां संशोधन हो जाएगा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष जो हो जाएगा वह आपको 61वां संशोधन हो जाएगा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना वह 42वां संशोधन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आपको कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि B.R. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है और बलवंत राय मेहता समिति के गठन 1957 में किया गया था, जिसने देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की संस्तुति की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा B.R. मेहता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 20 तथा 21। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात काल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु आपको अनुच्छेद 20 और 21 के स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। करा कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में जो मूल स्वतंत्रताएं दी गई है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। और भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात उपबंध की व्यवस्था अनुच्छेद 352 से आपको 360 तक में है। 352 में आपात की उद्घोषणा और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है 356 और 360 में जो है वह आपको वृत्तीय आपात उपबंध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यानी कि 57 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानवादी जो भाग 13 जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। महानवादी जो है वह भाग 5 हो जाएगा अनुच्छेद 76। उसके बाद मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति भाग 6 और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपको सही सुमेलित नहीं है। यानी कि यह भाग 5 हो जाएगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत के स्वतंत्रता के बाद देश के राज्यों एवं क्षेत्र को बसाई आधार पर पुनर्गठित करने हेतु एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60।
60 में कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश पद की व्यवस्था की गई है। वह हर देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। आपको 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया, जो कि भाग 4 के क का एक अनुच्छेद है और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों के नाम निर्देशित कर सकेगा यदि उनकी राय यह है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग होगा जो केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि आपको बताना है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 2002। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में आपको कह रहा है कि 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइकेन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 में कह रहा है कि एक्यूच्यूरीज शब्द संबंधित है। एक्यूच्यूरीज शब्द संबंधित है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बीमा से है। एक्च्यूरीज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है और बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किए जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा इनके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्च्यूरीज द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 74 में आपको कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान ऐसे मैदान होते हैं जो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का यह अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 77। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सक्षमता उपागम। सक्षमता दृष्टिकोण या उपागम एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे 1980 के दशक में प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा मार्था नुसबाम के द्वारा कल्याण अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में रखा गया। और क्षमता दृष्टिकोण का मुख्य ध्यान यह है कि व्यक्ति क्या करने में सक्षम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 77 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको KBC नैनो बुक से लेकर आए हुए थे। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।